ओके, सो हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, राइट? और अभी आज हम लोगों को ये लास्ट टॉपिक आज करना है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 टू 1990। सो ये मतलब काट साट के 1950 से लेकर 1990 तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हाल क्या हुआ भाई, ये अपने को बताया हुआ है। ठीक है, सो देखो क्या लिखा है यहाँ पे। अपने फोन्स को है ना हॉरिजॉन्टल कर लेना, है ना, तो आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, इससे बड़ा भी मैं कर सकती हूँ ताकि आपको एक एक चीज क्लियरली दिखे। चलो, सबसे पहली पॉइंट क्या कही है, द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज्ड इन द पीरियड फ्रॉम 11.8% in 1950-51 to 24.6% in 1990-1991। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 1950 के टाइम पर, 51 के टाइम पर जीडीपी का इंडस्ट्रियल सेक्टर में से जो जीडीपी होता था कंट्रीब्यूशन, वो कितना होता था, सिर्फ 11.8%। अब वो क्या है 1990 बाई एंड में वो क्या हो गया, बढ़ गया, 24.6 हो गया। तो ये थोड़ा बहुत राइजिंग हुआ, क्योंकि देखो हम लोगों ने सेकेंड 5 ईयर प्लान से इंडस्ट्रीज और इन सब में इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया था। So this rise in industrial share of GDP is an important indicator of development. The 6% annual growth rate of industrial sector during the period is also admirable. तो काफी अच्छा ग्रोथ हुआ, मतलब ऑन एन एवरेज, मतलब एक साल के अंदर ये बताया ना 6% एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब ऑन एन एवरेज 6% एनुअली ग्रोथ रेट हो रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ठीक है, तो ये अच्छा खासा था। फिर क्या आया, इंडियन इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड। हाँ, जो हमारे देश जब आजाद हुआ था तब सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल, जूट और ऐसे सभी जस्ट थी, लेकिन अब 1990 की एंड में इंडियन इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ खाली कॉटन टेक्सटाइल तक नहीं रहा, अभी हमारे देश में इंजीनियरिंग गुड्स रिलेटेड, कंज्यूमर गुड्स रिलेटेड भी इंडस्ट्रीज बहुत सारी डेवलप हो गई थी, और दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द पब्लिक सेक्टर। So the industrial sector became well diversified by 1990, largely due to the public sector. ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर हुई? यस, Yes, जी. okay. Next point, the promotion of small scale industries gave opportunities to people with the small capital to get into the business. हम लोगों ने ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिलेटेड पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दिया, कुछ प्रोडक्ट्स को ही क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि छोटे लोग, जो भी लोग हैं नॉर्मली जिनके पास स्मॉल कैपिटल है, वो भी इवन स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्री स्टार्टअप कर सकते हैं, और काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी हुआ, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी काफी अच्छी है, एंड इट ऑल्सो प्रमोटेड ग्रोथ विथ इक्विटी। तो स्मॉल स्केल में क्या है कि इक्विटेबल, एक तो क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्विटी, या मैं बोल सकती हूँ ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी हर किसी को, और इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ना जो प्रोडक्शन होता है ना वो बड़ा जल्दी होता है, जो प्रोडक्शन साइकिल होती है ना, रॉ मटेरियल से जो कन्वर्जन करना होता है फिनिश गुड्स में, वो बड़ा फास्ट होता है। तो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है साल भर में स्मॉल स्केल में बार बार हो सकता है, तो ग्रोथ भी होगा, प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का अगर प्रमोशन और ज्यादा किया जाता है तो इवन देश के अंदर क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी राइज हो सकेगी, क्योंकि बहुत छोटा कैपिटल कोई भी स्टार्ट कर सकता है, छोटे कैपिटल के साथ बिजनेस वगैरह। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बताइए, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन enable the development of indigenous industries in the area of electronics and automobile sectors। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाई गई थी। सुनील आप नहीं थे तो मैं आपके लिए ना एक बार रिपीट कर देती हूँ, व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी।
इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी ऐसी बनाई थी कि देश में ना इम्पोर्ट्स नहीं करने हैं, समझे, इम्पोर्ट्स नहीं होने चाहिए, और देश में प्रोडक्शन है ना हमारे कंट्री में खुद करने चाहिए, ना कि हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करें, समझे। तो ये पॉलिसी एक्चुअली अपनाई गई थी, इसके एक्चुअली रीजंस थे, क्योंकि देखो अभी अभी देश हमारा आजाद हुआ था और हम लोग कंटिन्यूअसली किसी अब्रॉड से इम्पोर्ट्स करते जाएंगे, तो फिर से कोई फॉरेन कंट्री आके हमारे ऊपर फिर से राज करना शुरू नहीं करते, राइट। एक ये रीजन था, प्लस इंडस्ट्रीज, हमारे इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए थी हम लोगों को, तो हम लोगों को इम्पोर्ट्स, भाई हम लोग जितना हो सके कम से कम इम्पोर्ट्स करें और ज्यादा से ज्यादा हम अपने कंट्री में ही प्रोडक्शन करें। जैसे आजकल स्कीम्स चलती है ना, आजकल पॉलिसीज जो अपनाई है नरेंद्र मोदी जी ने, मेक इन इंडिया और ऐसे सब, समझे। तो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी उस वक्त भी अपनाई गई थी ताकि, और एक और रीजन था कि हमारी इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाना, समझे। क्योंकि देखो अगर हम लोग ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाएंगे नहीं तो हमारे कंट्री में फॉरेन गुड्स आ जाएंगे, और फॉरेन गुड्स आएंगे तो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज के गुड्स खरीदेगा कौन, समझे। तो इंडियन इंडस्ट्रीज अभी अभी जस्ट डेवलप हुई और फिर उसको सामने इतना फॉरेन लेवल का कंपटीशन फेस करना पड़े फॉरेन गुड्स के साथ, तो ये तो गलत बात हुई ना एक्चुअली। तो इसी वजह से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी एडॉप्ट की गई कि भाई हमारे देश में इम्पोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करके देश के अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, समझ में आया आपको सुनील, व्हाट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी? यस दी। ओके, तो देखो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हम लोगों ने अपनाई ना, तो इंडिया में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स रिलेटेड भी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। अब आप सोचो कि अगर हम लोगों ने ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी नहीं लगाई होती तो हमारे देश में क्या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स और ऐसे सब रिलेटेड क्या इंडस्ट्रीज ओपन हो पाती? ऑफ कोर्स नहीं। सो देखो ये सब जो डेवलपमेंट हुआ है वो इस पॉलिसी की वजह से हुआ है, ठीक है, which otherwise could not have developed. However, this protection has two drawbacks. एक तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी। अवर पॉलिसीज वर इनवर्ड ओरिएंटेड, इनवर्ड मतलब देश के अंदर सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करना है। सो वी फेल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। एक तो इनवर्ट था, तो देखो हम है ना एक्सपोर्ट्स हाल फिलहाल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अप्लाई कर दी थी, और सामने क्या था, लैक ऑफ कंपटीशन। अब देखो कोई भी पॉलिसी अपनाई जाती है ना तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होते हैं। अब हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो अभी अभी मार्केट में आने वाली थी, क्योंकि 1956 से ही हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए बोला, राइट, फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए। लेकिन अब सोचो कि फॉरेन कंपटीशन नहीं होगा तो इंडियन इंडस्ट्रीज को अपनी कैसे पता चलेगा कि वो ग्रो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, समझे। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को क्वालिटी और ऐसी सब चीजें इम्प्रोवाइज करना, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन कंपटीशन होगा ना तो इंडियन कंपनीज क्या करेगी, देखेगी उस चीज को। एक तरफ से देखो नुकसान है कि यार फॉरेन कंपटीशन है तो बेचारी इंडियन कंपनीज जो अभी अभी मार्केट में आएगी और फिर अगर ग्रो नहीं कर पाई तो बंद हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से नुकसान भी है इस चीज का कि अगर फॉरेन कंपनीज नहीं है और इस चीज के लेके, तो इंडियन कंपनीज अपनी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है गुड्स वगैरह की, तो वो कैसे सीख पाएगी। और अगर देखो जैसे मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, तो ये देखो क्वालिटी बताते हैं ना, हाँ भाई क्वालिटेटिव गुड्स और ये सब कुछ सेल करते हैं। या ये चलो खाने पीने की आइटम हो गई, लेकिन ब्रांडेड क्लोथ्स ले लो, ब्रांडेड शूज ले लो, तो उनकी क्वालिटी कैसी होती है। आप एडिडास है, नाइकी है, जारा है, इतने बड़े बड़े जो ब्रांडेड है, भाई ब्रांड कंपनीज है सारी क्लोथिंग में, तो सोचो आपके उनकी क्वालिटी और वो सब कुछ कितनी अच्छी रहती है, और हमारे इंडियन गुड्स की क्वालिटी वगैरह कैसी रहती है। तो देखो अगर फॉरेन कंपटीशन होगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम लोग अच्छे हैं कि नहीं है, हम अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझे। तो लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से
Due to restriction on imports, some domestic producers made no sincere efforts to improve the quality of their goods. ये लोग तो हाँ ठीक है ना, जाने दो, अच्छी क्वालिटी देना नहीं है। आपको पता ही है ना, इंडिया ये चीज में तो पीछे है ही, एंड इट फोर्स द इंडियन कंज्यूमर टू परचेस। और अल्टीमेटली क्या करना पड़ता था, हम इंडियन कंज्यूमर्स को उस टाइम पे वो खरीदना पड़ता ही था, whatever is produced by them. So domestic industry failed to achieve the international standards of product quality. ठीक है, तो जैसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए ना क्वालिटी वगैरह में, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ दिस इंपोर्ट सब्सक्रिप्शन पॉलिसी। And according to some economists, we should protect our producers from foreign competition as long as rich nations continue to produce. Right? तो ये एक रीजन था एक्चुअली। फिर फिफ्थ पॉइंट बताइए, लाइसेंसिंग पॉलिसी। राइट, तो लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी उसका क्या हुआ, क्या इस लाइसेंसिंग का, तो लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बट हाउएवर एक्सेसिव रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट क्रिएट टू डिफिकल्टीज। अब लाइसेंस तो निकाला इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इसका आपको पता है हमारा देश है, हमारे देश में करप्शन नहीं हो, ऐसा हो सकता है, सीधी सी बात है। So it's misuse तो हुआ, it was misused by industrial houses. Some big industrialists would get a license not for starting a new firm, but to prevent competitors from starting a new firm. So ये monopolies करना और ऐसे सब चीजें स्टार्टिंग से ही, अब करप्टेड तो है ना हमारा देश स्टार्टिंग से ही, और ये पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को पैसा खिलाओ तो बात ही खत्म यार, तुमको लाइसेंस क्या सब कुछ वो लोग दे दे, सब चीजें पास हो जाएगी भाई, ऐसा है ही ना हमारे इंडिया में, हाँ या ना। उस वक्त भी होता था, उस वक्त भी ये सब करप्टेड, एक ऐसा पॉलिटिकल मिनिस्टर नहीं है जो करप्टेड नहीं हो भाई, अंदर ही अंदर सब के सब करप्टेड। सो टाइम कंज्यूमिंग भी, सो द क्यूबरसम एंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, मतलब बहुत ज्यादा, ये लाइसेंस अगर अपने को चाहिए होता था ना, आपको पता है 1 साल चला जाता था अपने को लाइसेंस लेने में, इंडस्ट्रीज को अगर ओपन होना हो, न्यू फर्म ओपन होना हो। हेलो दीदी। यस यस जी सुमित। दीदी तो जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तभी भी करप्शन ही था? हाँ था ही ना, ये जमींदार ये वो लोग तो क्या करते थे भाई। नहीं ऐसे वो अपने गवर्नमेंट मतलब जो हैजा हमारे में तो वो करते ही थे, पर सर अपने में भी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी करप्ट ही थे वैसे अपनी कंट्रीज में। स्टार्टिंग से मेरे को बताओ, मैं बोलती तो हूँ आपको, पॉलिटिक्स ऐसी गंदी नदी है कि अगर हमको उस नदी में जाना हो तो हमको गंदा होना पड़ेगा। आप गंदे नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप कितने भी दूध से धुले हुए हो, लेकिन उस नदी में अगर आप उतरे तो आप गंदे होंगे ही, सिंपल सी बात है। आपको वो एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा ही करेगा, और ये तो स्टार्टिंग से चीजें होती है। ये जमींदार जो बड़े बड़े हमारे इंडिया के जमींदार हुआ करते थे, तो क्या है, जोरों जबरदस्ती स्मॉल फार्मर से लगान निकलवाएंगे और फिर उनको शेयर मिलता था ना उस चीज का। ये लोग क्यों करते थे लगान वगैरह कलेक्ट करना फार्मर्स से? चाहे तो हम इंडियन फार्मर्स को और इन सब को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये जमींदार चाहे तो वो भी तो इंडिया के ही थे ना, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की चापली करनी है। हाँ भाई, उनको भी कुछ मुनाफा मिलेगा उनमें से। दीदी जी ये एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो। दीदी मतलब ऐसे इसके चैप्टर के रिलेटेड नहीं था दीदी। दीदी मतलब इन्फ्लेशन जो होता है दी, वो हर साल इंक्रीज क्यों होता है वैसे? यस, वो स्टार्टिंग से ही वो चीज होती हुई आई है कि एवरी ईयर 6 to 7% प्राइस राइज होना, इन्फ्लेशन होना, इट्स एक्चुअली नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। 6 to 7% ऑन एन एवरेज, कि लोगों की जो इनकम्स बढ़ती है, लोगों के मतलब इवन इनकम्स प्लस मैं बोल सकती हूँ जो कमोडिटीज और इन सब के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वो 6 to 7% ऑन एन एवरेज हर साल बढ़ना इज एक्चुअली गुड फॉर अ कंट्री, जिससे
लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो सकता है, समझे? बिकॉज देखो एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर कंट्री में 6 to 7% ऑन एन एवरेज हर साल अगर प्राइस राइज होता है गुड्स कमोडिटीज का, तो बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएंगे और लोगों की इनकम्स जो होंगी वो बढ़ जाएगी, मतलब अल्टीमेटली द कंट्रीज ओवरऑल पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस, समझे? एंड इट लीड्स टू द इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, हम ऐसा मानकर चलते हैं। तो दीदी ये इंक्रीज कैसे होता है, मतलब डिमांड और सप्लाई की वजह से? Yes, of course, demand is one of the reason. डिमांड ही तो है सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि लोग जितनी ज्यादा डिमांड करेंगे और सामने अगर सप्लाई उसका नहीं होगा तो प्राइस राइज होना ही होना है, सिंपल सी बात है। एक किसी भी चीज की कीमत कब इंक्रीज होती है, जब उसकी डिमांड ज्यादा हो जाए, ऐसा ही होता है ना। आज देखो फार्मर्स, अभी ये साइक्लोन की वजह से फार्मर्स और इन सबको बड़ा नुकसान हुआ, सारे ये जो जितने भी क्रॉप्स वगैरह थे वो सारे फेलियर हो गए। अभी क्या होगा, धीरे धीरे टोमेटो ना अनियंस ऐसे सबके भाव बढ़ जाएंगे, लेकिन ये सब क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। बट मैं आपको जस्ट एक इम्पोर्टेंस बता रही हूँ, दैट इज फॉर डिमांड एंड सप्लाई रूल। स्कैरसिटी अगर होती है ना तो स्कैरसिटी है, लेकिन सामने अगर डिमांड उतनी की उतनी है मार्केट में और सामने सप्लाई कम हो गया है तो प्राइस राइज होगा ही होगा, क्योंकि सामने वाला बोलेगा ना यार खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है नहीं खरीदो, क्योंकि उसी को कम आ रहे हैं, माल ही नहीं आ रहा है उस चीज का। तो दीदी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स नहीं निकाली है जो हम बीट कर सके इन्फ्लेशन को? अगर इन्फ्लेशन रेट 10%, 14% अगर चला जाता है ना तो गवर्नमेंट बीच में आती है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सिचुएशन को पूरा। ये तो देखो अभी आप लोगों ने जो लॉकडाउन में देखा ना कि आपने ये फ्रूट्स ना वेजिटेबल्स इन सब के भाव बढ़ गए, ये तो देखो बेसिक नेसेसिटीज है। हम लोग जो इन्फ्लेशन देखते हैं ना वो ओवरऑल, हम पूरे कंट्री के ओवरऑल गुड्स और कोई एक गुड या एक कमोडिटी सर्विसेज के रिलेटेड अपने नहीं देखते, बट ओवरऑल एनालिसिस किया जाता है इन्फ्लेशन का, जस्ट समझे? तो दीदी जो ये आज जैसे ऑयल्स के बढ़ रहे हैं ऑयल्स, तो दीदी मतलब ये भी है ड्यू टू इन्फ्लेशन ही कि ऐसा वो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हमसे वो एक ऐसा टैक्स ले रही है? जी जी, वो देयर आर वेरियस रीजंस एक्चुअली। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट बीच में आती है और इवन आरबीआई भी बीच में आती है, बिकॉज इट्स एक्चुअली द फ्लो ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, के मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी का फ्लो कैसा चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा भाई जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अगर सप्लाई ऑफ मनी हो गया इकोनॉमी में तो इट ऑल्सो क्रिएट्स इन्फ्लेशन, मतलब लोगों के जेब बढ़ते जाएंगे। सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगा मतलब लोगों ने ब्लैक मनी ज्यादा करते जाएंगे और लोगों के जेब बढ़ते जाएंगे। अब लोगों के जेब में पैसा ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स दे विल डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, और जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज और ज्यादा डिमांड करेंगे एंड अगेन इट क्रिएट्स द प्राइस राइज। ये तो चलता रहता है। तो दीदी मतलब अभी रेट ऑफ परसेंटेज क्या चल रहा है इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन का अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, अभी एक्चुअली इन्फ्लेशन नहीं चल रहा है, अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है ओवरऑल कंट्री में, समझे? और 6 to 7 वो पक्का है कि 6 to 7% हर साल बढ़ता है इन्फ्लेशन। आज अगर फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो, आज अगर तेल के भाव, आज डेट है फॉर एग्जांपल ऐसा समझो हमारी क्या है 19 मई, ठीक है 19 मई है। एक साल के बाद अगर फॉर एग्जांपल आज तेल का भाव है, तेल के डब्बे का भाव है 100 रुपए फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर 6 to 7% हम लोग बोले तो एक साल के बाद इसका 106 या उससे ज्यादा जाएगा ही जाएगा भाव, समझे? ये ऑन एन एवरेज नॉर्मल है, समझे? महंगाई 6 to 7% बढ़ना कंट्री के लिए अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है ना, अगर 14%, 12% इतना ज्यादा चला जाता है, और अगर सामने जो भी लोग हैं इंसान है उनकी अगर इनकम नहीं बढ़ रही है सामने उतने परसेंटेज से तो इशू आ जाता है। देखो एक सिंपल सी बात है,
आप है ना 100 रुपए कमा रहे हो आज, ठीक है, आप मुझे बताओ 1 साल के बाद भी आप 100 रुपए कमाओगे और मार्केट में वो तेल का डब्बा 100 की जगह पे 106 हो गया, तो आप अपनी बेसिक नीड्स कैसे फुलफिल कर पाओगे? आपकी इनकम भी बढ़नी चाहिए ना। जब इन्फ्लेशन चल रहा होता है ना, तो हर एक ह्यूमन बीइंग को ऐसा सोचना चाहिए कि जितना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 6 to 7% फॉर एग्जांपल अगर चल रहा है, तो अपनी इनकम को ना इन्फ्लेशन रेट से हमेशा ज्यादा रखना चाहिए। जैसे हमारी इनकम बढ़नी चाहिए 10%, 15%, और सामने इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए 6 to 7%, तो आप सेविंग्स कर पाओगे। तो दीदी वो तो हमारा इनकम नहीं बढ़ती वैसे तो हर साल हमारी। हाँ, तो इनकम अगर नहीं बढ़ेगी और सामने अगर महंगाई बढ़ती जाएगी, तो सिंपल सी बात है, आपको अपने नीड्स को कम करना पड़ेगा। यहाँ तो एक सिंपल सी चीज है, अपने बेसिक नीड्स को। फिर पापा चिल्लाने लगते घर में, तुमको कंट्रोल नहीं है, मम्मी के ऊपर चिल्लाएंगे पापा, कोई चीज पे कंट्रोल नहीं है, खर्चे करते जा रहे हो, इधर बचत हो नहीं रही है। ऐसा हो जाता है सिचुएशन घर का, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उससे हमारी जो इनकम बढ़ रही है। अब जैसे इन्फ्लेशन रेट चल रहा हो 10% फॉर एग्जाम्पल, और हमारी इनकम इंक्रीज हुई है 5 या 6%, तो हम नुकसान में चल रहे हैं ना। देश में महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा परसेंटेज से बढ़ रही है, और हमारी इनकम कम परसेंटेज से बढ़ रही है, समझे? ओके। दिस क्रिएट्स, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो ये गलत हो गया हमारे लिए। आपको पता है हम लोग जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, आज जैसे एफडी है, शेयर मार्केट है, ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स भी हम लोग इन्फ्लेशन रेट देखकर करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एफडी का रेट कितना चल रहा है मेरे को बताओ बैंक में। एफडी पे 1 साल पे आपको कितना मिलेगा? 4%। 4-5, मैं ऐसा समझ रही हूँ 4 to 5% जितना, ठीक है। और मैं इधर बोल रही हूँ कि ऑन एन एवरेज 1 साल के अंदर 6 to 7% इन्फ्लेशन होता ही होता है। तो आप सोचो कि आपने जो एफडी में इन्वेस्ट किया, वो तो उसमें से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना आपको। ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या काम का जब वो नुकसान में डाल रहा है। और इस वजह से लोगों ने एफडी में इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया है, लोगों ने शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि शेयर मार्केट से उनको ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल सकता है। या फिर इवन गोल्ड और इस सब चीजों में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी वगैरह। अभी जैसे बाइंग वाला सिस्टम चल रहा है, क्योंकि रिसेशन है तो बाइंग सिस्टम चल रहा है कि हम परचेज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, क्योंकि भाव कम चल रहे हैं सबके। तो जब भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, तब भी हम लोगों को देखना होता है कि ऑन एन एवरेज क्या रह सकता है इन्फ्लेशन रेट, समझे? ओके। और इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालते हैं ना, वो आप लोग है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो है ना नेशनल इनकम, उसमें है। उसमें जीडीपी डिफ्लेटर करके एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि आपको है ना नेशनल इनकम समझना पड़ेगा पूरा अच्छे से, कि जीडीपी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, फॉर्मूला क्या है उसकी कैलकुलेट करने की। जब आप वो समझोगे ना, तो आप इन्फ्लेशन रेट निकालना भी समझ जाओगे, समझे? यस दी। ओके। और कुछ डाउट आपको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आपको पता है सुमित, हमारे पास है ना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये दोनों चीजों को कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर है। और ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्री में होता कैसे है, व्हाट आर द रीजन। वो एक ऐसा वीडियो देखी थी, तो उसमें ही थोड़ा बता रहे, तो मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने आपसे पूछने एग्जैक्टली, अच्छी बात है। मैं आपको और ज्यादा बता रही हूँ कि ना मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऐसे 3 चैप्टर्स है, एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, और एक और आगे चलकर एक चैप्टर है ये डिमांड, भाई एक्सेसिव डिमांड, और ये मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं। मैं आपको जब समझाऊंगी ना, तब आप समझना, इतना फाइन आपको एक बार एक इतना ग्रैंड सेशन लूंगी ना मैं, 1.5 घंटे का एक्चुअली सेशन होता है इस चीज का, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर। वो एक सेशन में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा
कि हाउ इट इज क्रिएटेड और क्या रीजंस है, उसको कैसे मतलब सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और आरबीआई क्या कर सकती है, समझे? बिकॉज इट एक्चुअली रिलेटेड विद द मनी, सप्लाई ऑफ मनी, और सप्लाई ऑफ मनी करवाता है आरबीआई, तो वो कैसे कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, समझे? तो ये मैं 1.5 घंटे का सेशन लेती हूँ और 1.5 घंटे में ये पूरा हो जाता है, ऐसा समझो। तो आपके 3 चैप्टर्स है, वो 3 चैप्टर्स को हम लोग धीरे धीरे तो पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ओवरऑल एक व्यू भी दे दूंगी पूरा, इन्फ्लेशन और ये डिप्रेशन और रिसेशन वगैरह, ठीक है? ये मैक्रो में है आपका कंसेप्ट, और आपके बुक के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से, ठीक है? यस दी। सुनील, सो तो नहीं गए? नहीं दीदी। सुन रहे हो ना? मेरे को हाँ। लगा सो गए। चलो, देखो लाइसेंस पॉलिसी का एक तो मिसयूज हुआ और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है, ये वाली पॉइंट। फिर क्या है पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर के बारे में तारीफ करना क्या यार, हमारे पास तो शब्द ही नहीं बचे हैं पब्लिक सेक्टर के रिलेटेड तारीफ करने के लिए, है ना? सो पब्लिक सेक्टर में एक made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure and promoting development of backward areas, of course. However, the public sector continued to monopolize that too ineffectively in certain non-essential areas, which could be well handled by the private sector. For example, telecommunication, hotel industry, production of goods like modern bread and all. तो ये पब्लिक सेक्टर जिसमें उसको नहीं घुसना चाहिए था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, उसमें भी वो घुसी, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, होटल इंडस्ट्री। अब ये सब है ना, प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर से ना बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर को मोनोपोलाइज चाहिए था। और आपको पता है पब्लिक सेक्टर कितना अच्छे से काम करता है, इतना अच्छे से काम करता है कि हमारे पास शब्द ही नहीं है उनके लिए, तो है ना? पता है ना आपको कि पब्लिक सेक्टर कितना अच्छे से काम करता है? यस और नो? Yes, दीदी. So as a result, precious funds of public sector channelized into areas where private sector could have been easily engaged. मतलब बेफालतू पब्लिक सेक्टर के इतने कीमती इन्वेस्टमेंट्स चली गई और जो कि रिजल्ट भी नहीं लाई, right? So many public sectors firms also incurred huge losses but continue to the function because of difficulty in closing a government undertaking. अभी लॉस में तो चल रही थी बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर फर्म्स, बिकॉज इनएफिशिएंट थी वो काम करने में, ऐसे सब चीजों में इनोवेशंस करना ये प्राइवेट वालों का काम है, रिसर्चेस करना, इनोवेशंस लेके आना, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आना, ये पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट क्या करेगी? तो गवर्नमेंट फर्म्स जो भी थी वो लॉसेस में तो चल रही थी, और एक तरफा तो ये था कि यार लॉस में तो है और उसको बंद भी नहीं कर सकते, तो हाल फिलहाल चला रहे थे मिड़ई, चलने दो। सो द मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर इन सच नॉन असेंशियल एरियाज, जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं थी, और वो एरियाज मतलब नॉन असेंशियल, वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी स्कॉलर्स। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, आपको पता है ना, जैसे अभी हम लोग नहीं ट्रोल्स करते हैं, हम लोग ट्विटर पे ट्वीट करते हैं मोदी जी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी जो स्कॉलर्स थे, जो एक्सपर्ट लोग थे, वो लोग बोलने लगे कि यार ये पब्लिक सेक्टर को है ना कुछ चीजें प्राइवेट वालों के लिए कर देनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ये नॉन असेंशियल एरियाज के लिए, और पब्लिक सेक्टर को ना अपने पास है ना जैसे नेशनल डिफेंस, रेलवेज, यही सब खाली रखना चाहिए, बाकी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो ऐसा बहुत लोग बोलने लगे थे। यस सुमित, कुछ आपको डाउट था? दीदी मैं सुना था कि दीदी फ्यूचर में रेलवे से भी प्राइवेट हो जाएंगी। ऑफ कोर्स, धीरे धीरे हो जाएगा। तो फिर दीदी पब्लिक के पास बचेगा क्या? पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बस कुछ नहीं करेगी यार, करती भी क्या है मेरे को बताओ? इतनी अच्छी, इतना रेलवेज है, आप सोचो आज रेलवेज को अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देंगे
कितना जबरदस्त का रेलवे हम लोग बना सकते हैं। और ये पब्लिक सेक्टर, मेट्रो, हमारे अहमदाबाद में मेट्रो को आज कितना टाइम हो गया बताओ, अभी तक तैयार हुई? नो। ये ऐसे हाल है ना इनके, क्या कर सकते हैं बताओ। अब ये ना कोई आएगा, अभी जैसे आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर है ना, काम करना चाहे ना तो कर सकते हैं। अभी भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है, दूसरे कंट्री का कोई भी प्रेसिडेंट आता है, तो रोड्स और ऐसे सब कितनी सब चमका देते हैं। आय हाय, फॉरेन में आ गए अभी हम लोग तो। गांधीनगर देखो तो ऐसा लगता है। और फिर yes, बस जैसे वो चला गया, उसके बाद पता नहीं कौन सा पब्लिक सेक्टर, कौन सी गवर्नमेंट। भाई ये लोगों की ना ऐसा करते हैं ये लोग, तो इस वजह से ना लॉस में ही जाते हैं। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप देखो, कौन अभी हमारी गली के रोड्स देखो कैसे लगे पड़े। अभी चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो क्या रोड्स अच्छे नहीं बना सकते हैं? ये इनको ना कुछ करना नहीं है सच में, ये बिल्कुल ऐसे ही है, इनएफेक्टिव, एकदम इनएफिशिएंट। करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने की चाहत होनी चाहिए ना पब्लिक सेक्टर। मैं बोलती तो हूँ गवर्नमेंट जॉब सबको पसंद है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद हाय राम, बस आराम ही करना है, पाँव पे पाँव चढ़ा के बैठना है और कुछ नहीं करना है अपने को। So according to some economists, public sector is not meant for earning profits, but to promote the welfare of a nation. So they should be evaluated on the basis of their contribution to welfare of the people and not on the profits they earn. ये तो अपने को पता ही है कि पब्लिक सेक्टर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के लिए भी तो काम करो ना। चलो प्रॉफिट नहीं कमाओ, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के लिए काम तो होना चाहिए। आज तो होटल इंडस्ट्री है, ये सब है, तो उसके रिलेटेड काम तो करो ना। प्रॉफिट्स नहीं कमाओ चलो, लेकिन सिंपल सी बात है, आज वेलफेयर ऑफ अ नेशन देखना है, करना है, तो तुम अच्छी अच्छी चीजें करो। अच्छी अच्छी चीजें से क्या होगा, कंट्री का वेलफेयर भी होगा और तुम लोग प्रॉफिट्स भी कमा सकोगे। भले कम रखो ना रेट वगैरह, थोड़ा बहुत दिमाग नहीं लड़ाना है भाई। दिमाग होने के बावजूद भी दिमाग नहीं लड़ाना है, ऐसी बात है। आपको पता है ये 1990 में इंडस्ट्रीज को कितना इंपॉर्टेंस दिया, और ये पब्लिक सेक्टर आप देख रहे हो ना फेलियर एकदम। इस वजह से 1990s की, 1980s और 1990s के टाइम पे तो इतनी गंदी हालत हुई थी, क्योंकि ना क्या हुआ था आपको पता है, पहले बीजेपी राज कर रही थी, मतलब गवर्नमेंट वो थी कुछ साल है ना, 3-4 साल गवर्नमेंट में बीजेपी आई। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से इलेक्शंस हुए, फिर से कांग्रेस आई। तो आपको पता है 1980s के टाइम पर जितना भी ये 5 ईयर प्लान वगैरह चल रहा था ना, तो ये कांग्रेस ने फिर से रीडेवलप किया, नई नई पॉलिसियां निकाली फिर से। और आपको पता है हमारा कंट्री है जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हम लोग पढ़ते हुए आए, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। इम्पोर्ट्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, और हमारे धीरे धीरे ना इम्पोर्ट्स बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। हमारे कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज कम होता गया, और सामने इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरती गई, और सामने एक दूसरे तरफ इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया। 14% इन्फ्लेशन था 1990s के टाइम पर, और पब्लिक सेक्टर फेलियर, उसकी जो फर्म्स थी वो मोस्टली फेल। अभी आपको दिखती है ना पब्लिक सेक्टर की जो फर्म्स, जैसे आईओसी है, ओएनजीसी है, ये सब दिख रही है आपको खाली। हाँ भाई, वो उस टाइम से डेवलप की हुई है, नहीं तो मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर की जितनी भी फर्म्स थी ना, वो सब लॉस में। और आपको पता है हमारा इंडिया इतना पीछे चला गया था 1990s के टाइम पर कि 1991 में हमारे इंडिया को पैसों की इतनी जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जो जितना भी फंड्स था ना गवर्नमेंट के पास, वो फंड्स तो उसने इन्वेस्टमेंट में लगा दिए इधर अलग 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 सेक्टर्स में। अब वो फंड्स तो खत्म हो गए, तो आईएमएफ से अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ दी। तो मैं बोल रही हूँ, आपको पता है 1990s के टाइम पर कंट्री की कंडीशन इतनी गंदी हो गई थी। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट हो गया, मतलब इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नहीं, बहुत कम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा।
पहला रीजन ये। दूसरा रीजन भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी जो बोली लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तीसरी चीज अपने ने जो बोला था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ हुआ था इंडस्ट्रीज का लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया तो बहुत सारे लॉसेस वगैरह भी हुए। मतलब पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो गया। गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट ने लोन्स लिए थे ना दूसरे कंट्रीज से, उस लोन्स को चुकाने के लिए जो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, उस इंटरेस्ट के लिए भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा था 1990s के टाइम पर। और ऐसी हालत हो गई थी कि इंडिया को IMF से लोन लेने की जरूरत पड़ी थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी बिलियंस ऑफ रुपीस। आई थिंक इधर अमाउंट लिखी हुई है नेक्स्ट चैप्टर में, 7 बिलियन कुछ समथिंग करके था, शायद $7 बिलियन, 7.7 बिलियन, हाँ $7 बिलियन, हाँ ऐसा कुछ अमाउंट था जो नेक्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है। मेरे को एक्चुअली अमाउंट पूरा याद नहीं है। तो हाँ सर वो मैम वो वर्ल्ड बैंक से ली थी ना। हाँ IMF वर्ल्ड बैंक से इन्होंने लिया। और लेकिन IMF ने सामने कंडीशन रखी थी एक्चुअली कि कंट्री को, इंडिया को है ना अपनी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज को है ना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर का रोल इतना बहुत ज्यादा हो गया था ना, तो प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी अपॉर्चुनिटी दो ताकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट्स वगैरह कमाई हो, समझे। तो इसी वजह से आपको पता है 1991 में जो फरवरी में बजट बनाया था फिर से उसको चेंज किया गया, और फिर जुलाई के अंदर उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है ना मनमोहन सिंह जी थे, तो उस वक्त मनमोहन सिंह जी ने जुलाई के अंदर ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई देश के लिए जिसका बेनिफिट आज भी देश को हो रहा है, और वो सबसे बेस्ट पॉलिसीज मानी जाती है जो मनमोहन सिंह जी ने बनाई, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के नाम से जानते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों चीजों को लेकर आए। इसका इवैल्यूएशन भी मैं बताऊंगी आपको कि इस पॉलिसी से, मतलब देखो कोई भी पॉलिसी का इवैल्यूएशन करना पड़ता है ना, तो जब वो पॉलिसी आती है ना तो उसके 20-25 साल के बाद उसका प्रॉपर पता चलता है कि इस पॉलिसी से क्या फायदा हुआ। तो जब LPG आई, इंट्रोड्यूस किया इंडिया में धीरे धीरे, ऐसा नहीं है एक साथ ही तीनों चीजें भाई हमने इंट्रोड्यूस कर दी कंट्री में, बट धीरे धीरे पॉलिसीज को चेंज करते गए।